हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की लेक्चरर में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स ऑफ फ्रूट ग्रोथ एंड फ्रूट मैच्योरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी कंटेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस करेंगे हम आगे। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट, देन डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट, देन डायनेमिक्स ऑफ फ्रूट ग्रोथ, देन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ फ्रूट मैच्योरेशन के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फ्रूट्स होते क्या हैं। तो इन अ कॉमन लैंग्वेज अ फ्रूट may be defined as an edible product of the entire gynosium and any floral part of which is sweet, juicy or fleshy, colored, aromatic, encloses seed। जो फ्रूट होता है वह इंटायर पार्ट होता है क्या, गैनोसियम की। यह जो होता है वह स्वीट होता है, जूसी एंड फ्लेसी होता है, एंड कलर्ड, एरोमेटिक एंड जिसके अंदर सीड इंक्लोज्ड होते हैं। यह जो फ्रूट है उसे बॉटनिस्ट ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट है वह ट्रू फ्रूट कहलाता है एंड सेकंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स को हम यू कार्प के नाम से भी जानते हैं। द फ्रूट इज डिराइव्ड फ्रॉम ओवरी ऑफ अ फ्लावर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी नॉन कॉर्पोरेटरी पार्ट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट की जो एग्जांपल है वह है मैंगो, ब्रिंजल, टोमेटो एंड पी एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो फ्रूट है फॉल्स फ्रूट, इसे स्यूडोकार्प के नाम से भी जाना जाता है। द फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम ओवरी अलॉन्ग विथ अदर एसेसरी फ्लोरल पार्ट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। जो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है वह है एप्पल एंड फिग। तो जो ट्रू फ्रूट है वह ओवरी से ड्राइव्ड होता है एंड नॉट एसोसिएटेड विथ एनी नॉन कॉर्पोरेटरी पार्ट है, जो किसी भी नॉन कॉर्पोरेटरी पार्ट से एसोसिएटेड नहीं होते। लेकिन जो फॉल्स फ्रूट है वह भी ओवरी से ड्राइव्ड होते हैं, बट यह अलॉन्ग विथ अदर एसेसरी फ्लोरल पार्ट है, यह जो फ्लोरल पार्ट से एसोसिएटेड। ये जो आप देख सकते हैं फ्रूट्स, ये जो आप देख सकते हैं फ्रूट्स, ये स्ट्रक्चर इसका कैसा है। तो आइए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट के बारे में। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, अ ट्रू फ्रूट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट। जो ट्रू फ्रूट है वह है 2 मेन पार्ट होता है उसमें। द सीड एक होता है वह सीड फर्स्ट, एंड नेक्स्ट पेरिकार्प और फ्रूट वाल के नाम से भी जाना जाता है। जो सीड होता है वह ओव्यूल से डेवलप्ड होता है एंड जो फ्रूट होता है वह ओवरी से डेवलप्ड होता है या डिराइव्ड होता है। द स्ट्रक्चर एंड थिकनेस ऑफ पेरिकार्प वेरियस ग्रेटली इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है पेरिकार्प वह डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स होते हैं। द पेरिकार्प इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। यह जो पेरिकार्प होता है वह 3 लेयर्स मिलकर बना होता है। इपिकार्प, यह जो मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो इसको हम आगे देखते हैं। जो सब फ्रूट का जो सबसे आउटर लेयर होता है वह इपिकार्प कहलाता है। जो मिडिल लेयर होता है वह है
मेसोकार्प कहलाता है। एंड जो सबसे इनर पार्ट होता है वह एंडोकार्प कहलाता है और उसके अंदर सीड होता है। आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को। और नेक्स्ट फ्रूट है, इसे स्यूडो फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एप्पल। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स। तो द मेच्योर ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड फ्रूट्स। जो मेच्योर ओवरी होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद इसे हम फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैनी चेंजेस अकर्स इन ओवरी एंड फाइनली ओव्यूल एंड ओवरी प्रोड्यूस सीड एंड फ्रूट रिस्पेक्टिवली। जो ओव्यूल होता है उससे सीड बनता है, ओव्यूल होता है उससे सीड बनता है एंड ओवरी जो होता है उससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। और ओवरी और जो फ्रूट होता है वह ड्यू टू इफेक्ट एंड सम ग्रोथ हार्मोन एंड आफ्टर पॉलिनेशन, यह एक ग्रोथ हार्मोन के थ्रू इफेक्ट। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट में हम देखेंगे रोल ऑफ पॉलिनेशन इन फ्रूट मैच्योरेशन। तो आइए देखते हैं। पॉलिनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस essential for fertilization, seed development. The pollen grain release the wall held protein and other component. It is now well established that pollen grain release some specific hormone, particularly auxin, which together with the auxin of capillary origin stimulate द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द ओवरी। तो जो ऑक्सिन होता है वह ओवरी की इनिशियल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट ग्रोथ रेट्स के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं टू इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ फ्रूट ग्रोथ आर द ग्रोथ ऑफ पेरिकार्प एंड द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। नेक्स्ट ग्रोथ प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 3 फेसेस। सेल फॉर्मेशन, जो ग्रोथ फेस होते हैं वो 3 फेज में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट है सेल फॉर्मेशन, सेल इलोंगेशन एंड थर्ड सेल मैच्योरेशन फेज। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें जो सेल इलोंगेशन का फेज होता है वह वेरी स्लो होता है एंड द सेल इलोंगेशन इज स्लो एट द स्टार्टिंग। आफ्टर सम टाइम it increase rapidly and then it is constant at the maturation phase। जो सेल इलोंगेशन का जो स्टार्टिंग फेज होता है वह वेरी स्लो होता है, देन धीरे धीरे इंक्रीज होता है एंड लास्ट में कांस्टेंट मैच्योरेशन फेज आ जाता है। ग्रोथ इंक्रीज पीरियड इज कॉल्ड ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। तो जो ग्रोथ इंक्रीज होता है उसे हम ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ के नाम से जानते हैं। तो जो फ्रूट का ग्रोथ है उसे हम एक कर्व के थ्रू देखते हैं। जो स्टार्टिंग का फेस है वह वेरी स्लो है, देन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, फिर वह कांस्टेंट या स्टेशनरी फेस में पहुंच रहा है। तो जो फर्स्ट जो स्लो प्रोसेस है उसे लॉग फेस कहते हैं, फिर उसके बाद लैग फेज, देन लॉग फेज, देन स्टेशनरी फेज। तो लैग फेज जो है वह इनिशियल ग्रोथ स्टेज है, देन लॉग फेज ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ, देन स्टेशनरी फेज इसे मैच्योरिटी स्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोबिलाइजेशन की। इन लार्ज साइज fruit is translocated by various part of the material plant in which has more important leaves. Then 10% of the food material in small grain comes from photosynthetic unit and 30% from flower spike। जो 10% फूड मटेरियल होता है फ्रूट्स के लिए वह ग्रेन पार्ट से एंड फोटोसिंथेटिक यूनिट से या लीफ के थ्रू आता है एंड 30% जो
जो इसका फूड मटेरियल है वह फ्लावर स्पाइक से आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट साइज की। फ्रूट साइज इज डिपेंड ऑन द सेल साइज। जो फ्रूट साइज होता है वह सेल साइज के पर डिपेंड करता है। तो इसका जो एग्जांपल है, चेरी, एप्पल्स, अ लार्ज साइज फ्रूट आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस इन द सेल्स ड्यूरिंग द इनलार्जमेंट। जो एप्पल होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इसी कारण वह लार्ज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ सीड्स के बारे में। तो द रेगुलेटरी रोल ऑफ सीड्स इन फ्रूट डेवलपमेंट हैज़ 3 सपोर्टिंग टाइप्स ऑफ एविडेंस। फर्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट ग्रोथ टर्मिनेट्स विथ द रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल, या ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के लिए होता है। नेक्स्ट, सीड गिव अ डिफाइनाइट जियोमेट्रिकल शेप टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट, शेप ऑफ द सीडलेस फ्रूट बिकम ओवल। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ सब्सटेंसेस के बारे में। तो फर्स्ट, ग्रोथ कर्व इन ग्रेप्स इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीजन। जो ग्रोथ कर्व होता है वह ऑक्सीजन के थ्रू कंट्रोल होता है। सेकंड, ग्रोथ कर्व इज कंट्रोल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट ऑस्मोटिक अकुमुलेशन। सेकंड जो इसका ग्रोथ कंट्रोल होता है वह कार्बोहाइड्रेट ऑस्मोटिक अकुमुलेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ कंट्रोल इन सीडलेस ग्रेप्स बाय जिब्बेरेलिन। जो सीडलेस ग्रेप्स होता है उसमें जिब्बेरेलिन के थ्रू कंट्रोल होता है। एंड अदर ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंस, एथिलीन, फेरिक एसिड इन टोमेटो फ्रूट्स एंड एब्सिसिक एसिड, फेराक्जीनस, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ फ्रूट मैच्योरेशन। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे रिस्पायरेटरी क्लाइमेट्रिक्स। अकॉर्डिंग टू रोड्स 1970, in the climatic species, it has been known that ripening fruit exhibit characteristics changes in respiration rate for a longer period of time. In majority of fruit crop such as mango, peach, pear and palms, the changes from growth to senescence and ripening are due to the rapid rise in respiration rate of peak and climacteric। तो इसको हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रोड्स। तो रोड्स ने कहा था कि जो फ्रूट में जो राइपनिंग होता है या जो फल पकते हैं उसका कारण होता है रिस्पायरेशन रेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। रिस्पायरेशन रेट के कारण होता है। एंड अकॉर्डिंग टू बिलाइल 1960 एंड रोड्स, in the non-climatic species such as cherry, fig and lemon, respiratory pattern show and slow drift downward after the fruit are detached। तो जो नॉन क्लाइमेटिक स्पीसीज है वह है चेरी, फिग एंड लेमन। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ एथिलीन अकॉर्डिंग टू MC मुर्ची एट ऑल। तो 2 different system of ethylene production of are there to distinguish between climatic food and non-climatic food। Both types have a common ethylene production system until the fruit ripen। Climatic species have an
additional autocatalytic system when dissolved in ethylene induce a large increase in ethylene level in the tissues followed by ripening of senescence। तो इसमें इस जो स्टेटमेंट का कहना है कि इसमें जो एथिलीन हार्मोन होता है वह फ्रूट रैपनिंग के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट के पिगमेंटेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू गुडविन एंड गॉड 1970, द क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन immature fruit generally lose chlorophyll on ripening and change into chromoplast which contain कैरोटीनॉइड पिगमेंट। जो फ्रूट होता है वह कैरोटीनॉइड पिगमेंट के थ्रू उसमें कलर दिखाई देता है। एंथोसाइनिन इज यूजुअली प्रेजेंट इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ फ्रूट ऑफ एप्पल, पाल्म, पियर एंड चेरी। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉफ्टनिंग के बारे में। अकॉर्डिंग टू गुडविन एंड ब्रैडी, इन फ्रूट सॉफ्टनिंग मेनली टेक्स प्लेस बाय पॉलीगैलेक्टोरोनेज, पेक्टिन, मेथिल एस्टरेज एंड सेलुलोज। तो जो सॉफ्टनिंग होती है वो पॉलीगैलेक्टोरोनेज, पेक्टिन, मेथिल एस्टरेज एंड सेलुलोज के कारण होता है। एंड नेक्स्ट, चेंज अकर्स इन मिडिल लैमेला ऑफ fruit which is rich in pectic polysaccharide and which are degraded and solubilized during ripening। तो जो फ्रूट के अंदर पॉलीसेकेराइड होता है वह रैपनिंग के ड्यूरिंग डिग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट, सम नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस आर आल्सो इन्वॉल्व। इसमें नॉन एंजाइमेटिक पार्ट भी इन्वॉल्व रहते हैं। देन the structural character of pectic polysaccharide are affected by removal of calcium ion। जब कैल्शियम आयन रिमूव हो तो यह कैल्शियम आयन के रिमूवल के थ्रू अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर ग्रोथ रेगुलेटर्स। द रैपनिंग कैन बी डन रैपिडली बाय अप्लाइंग ABA या एब्सिसिक एसिड, या एब्सिसिक एसिड के थ्रू भी फ्रूट की रैपनिंग में एब्सिसिक एसिड भी इन्वॉल्व होते हैं। एंड इंडोल एसिटिक एसिड इनहिबिट रैपनिंग ऑफ फ्रूट। तो इंडोल एसिटिक एसिड होता है वह रैपनिंग को इनहिबिट करता है। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इनिशिएट द एथिलीन सिंथेसिस एंड रैपनिंग इन पियर। तो जो इंडोल एसिटिक एसिड IIA वह रैपनिंग को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो हो गया आज के लेक्चर में। आई होप आप सबको यह जो लेक्चर है वह समझ आया होगा, यहाँ जो टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।